हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन माय चैनल। सो आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं एंटी कोगुलेंट के बारे में। सबसे पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ एंटी कोगुलेंट का। सो जो एंटी कोगुलेंट का रोल होता है ना, वो होता है हमारा ब्लड टेस्टिंग से रिलेटेड। यानी कि जब भी हम किसी भी पेशेंट का ब्लड कलेक्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, हम जिस वाइल में हम ब्लड कलेक्ट करते हैं उसमें एंटी कोगुलेंट होते हैं। सो एंटी कोगुलेंट का बेसिकली काम क्या होता है कि ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करते हैं। ओके, सो ये हो गया इसका सिंपल इंट्रोडक्शन। और इसके बाद इस वीडियो में हम लोग पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे अच्छे से। उसके बाद हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीकोगुलेंट्स पढ़ेंगे। उसके बाद उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फर्स्ट वन स्लाइड है एडिक्टिव्स दैट इनहिबिट ब्लड ऑब्लिक प्लाज्मा फ्रॉम क्लॉटिंग। ओके, सो एडिक्टिव्स मतलब कोई भी एडिक्टिव हो सकता है। ओके, सो जो क्या करता है, ब्लड और प्लाज्मा को क्लॉट होने से प्रिवेंट करता है। ओके, इनहिबिट मतलब रोकना। ओके, सेम चीज़ यहाँ पर दी गई है। एक मिनट रुक जाओ, पहले मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ पेंसिल का। ओके, नाउ एडिटिव्स दैट इनहिबिट ब्लड और प्लाज्मा फ्रॉम क्लॉटिंग। सो कोई भी एडिक्टिव जो ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है उसे हम एंटीकोगुलेंट कहते हैं। दैट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट टू बी मेजर्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट टू बी मेजर्ड इट नॉन सिग्निफिकेंटली चेंज प्रायर टू द एनालिटिकल प्रोसेस। सो हम एंटीकोगुलेंट का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जिस भी हम कॉन्स्टिट्यूएंट को मेजर कर रहे हैं ना, वो एनालिटिकल जब भी हम मेजर करते हैं उससे पहले उसमें कोई चेंज ना आए, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एंटीकोगुलेंट को ऐड कर रहे हैं। ओके, सो इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग। यूज ऑफ एंटीकोगुलेंट इन लेबोरेटरी। सो जो एंटीकोगुलेंट होते हैं उनका यूज क्या होता है लेबोरेटरी में। सबसे पहले है फॉर स्टडी ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इन ब्लड। सो लाइक ब्लड ग्लूकोज किसमें, HbA1c में। अब आप लोग कहोगे कि ब्लड ग्लूकोज तो हम प्लेन वाइल में लेते हैं, लेकिन जो HbA1c का हम टेस्ट करते हैं वो हम किस में करते हैं, EDTA में। फर्दर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा क्यों करते हैं। फॉर स्टडी ऑफ कोएगुलेशन, यानी कि जब भी हमको किसी भी पेशेंट का ब्लड लेके उसके क्लॉटिंग फैक्टर डिटेक्ट करने हो, उसके लिए हम एंटीकोगुलेंट का यूज करेंगे। फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ब्लड इन ब्लड बैंक, जब भी हम ब्लड बैंक में ब्लड कलेक्ट करते हैं और उसको प्रिजर्व करते हैं, सो अगर हमारे पास एंटीकोगुलेंट नहीं होंगे तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा। ओके, सो क्लॉट हो जाएगा तो हम उसे इन्फ्यूज कैसे करेंगे, और सपोज हमने इन्फ्यूज कर भी दिया तो वो क्या करेगा, वहाँ पे एम्बोलिज्म कॉज करेगा या फिर थ्रोम्बस कॉज करेगा और पेशेंट की डेथ हो सकती है। ओके, सो इसके लिए क्या करते हैं, हम इसको रोकने के लिए एंटीकोगुलेंट का यूज करते हैं ब्लड बैंक में। नेक्स्ट में स्लाइड देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल एंटीकोगुलेंट। सो कोई भी हम एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए कि हम आप उसको यूज करें। ओके, सो मस्ट बी सॉल्युबल इन ब्लड, वो ब्लड में सॉल्युबल होना चाहिए। मस्ट कीप द ब्लड इन फ्लूइड स्टेट। अब देखो एंटीकोगुलेंट को हम क्लॉट होने से रोकने के लिए ही तो रख रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, मस्ट कीप द ब्लड, जो ब्लड है उसको वो फ्लूइड स्टेट में रखना चाहिए। ओके, यानी कि जब भी हम एंटीकोगुलेंट ऐड कर रहे हैं तो ब्लड फ्लूइड पोजीशन में ही रहना चाहिए। ओके, ये भी एक आइडियल प्रॉपर्टी है एंटीकोगुलेंट की। मस्ट नॉट कॉज हिमोलिसिस ऑफ ब्लड सेल। अब मान लो हमने एंटीकोगुलेंट यूज कर लिया लेकिन उसने पूरी ब्लड सेल्स तोड़ दी। ओके, सो और हमें माइक्रोस्कोपी करनी थी, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारा जो टेस्ट है वो रॉन्ग रिजल्ट आएगा उसका। ओके, या फिर हम परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे अगर हिमोलिसिस हो गई। सो एक आइडियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो हिमोलिसिस ना करे। सो मस्ट नॉट चेंज द साइज ऑफ RBC। तो सपोज दैट हमने ब्लड लिया किसी पेशेंट का और उसको आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया था। अब हमने ब्लड लिया लेकिन एंटीकोगुलेंट ने क्या किया, उसका साइज चेंज कर दिया सेल्स का। सो पता चला उससे कि था आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया और हमारा रिजल्ट आ गया वहाँ पर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो जो एक आइडियल एंटीकोगुलेंट होता है उसका क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो रेड ब्लड सेल की जो साइज है उसको चेंज ना करें। ओके, ताकि हम राइट डायग्नोसिस कर पाएँ। ओके, इट मस्ट मिनिमाइज द एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स। सो जो प्लेटलेट होती है ना, एग्रीगेट पहले सबसे पहले क्या होती है, प्लेटलेट अलग अलग होती है, एग्रीगेट मतलब इकट्ठा होना। सो जो एंटीकोगुलेंट की एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए ना कि वो प्लेटलेट को इकट्ठा ना होने दें। ओके, अगर प्लेटलेट इकट्ठा नहीं होंगी तो क्या क्लम्प फॉर्मेशन नहीं होगा, और अगर क्लम्प फॉर्मेशन नहीं होगा तो ब्लड कि जो हमें स्टडी करनी है वो हम अच्छे से कर पाएंगे। ओके, सो ये हो गई आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीकोगुलेंट। नेक्स्ट वन स्लाइड हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। अभी तक हमने पढ़ा एंटीकोगुलेंट होता क्या है, उसमें हमने देखा था कि कोई भी एडिक्टिव या कोई भी हम केमिकल कह सकते हैं जो ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है उसे हम एंटीकोगुलेंट कहते हैं। ओके, अब उसके बाद हमने देखा था कि हम इसका यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम ब्लड टेस्टिंग करते हैं उस समय हमें कोगुलेशन से इनहिबिट करने के लिए। सेकेंड वन हमने देखा था कि ब्लड बैंक ब्लड को प्रिजर्व करने के लिए। एंड जो थर्ड वन हमने देखा था कि वेरियस हेमेटोलॉजिकल स्टडीज। ओके, और उसके बाद हमने देखा कि इसकी आइडियल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। उसमें देखा था हमने हिमोलिसिस नहीं करना चाहिए। उसके बाद हमने देखा था कि प्लेटलेट का एग्रीगेशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमने देखा था कि सेल साइज चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, सो ये थी उसकी प्रॉपर्टीज। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन पर आते हैं। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है एंटीकोगुलेंट का, इसमें क्या होता है कि कैल्शियम चिलेटर होते हैं। ओके, और सेकंड क्लासिफिकेशन क्या है, ऑक्सिलेट, ट्राइसोडियम सिट्रेट एंड EDTA। अब देखो क्लासिफिकेशन में, सॉरी मैंने गलत बोल दिया आपसे,
क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आते हैं कैल्शियम चिलेटर और सेकंड वन है हिपेरिन। सो कैल्शियम चिलेटर का मतलब, चिलेटर मतलब पकड़ना या बाइंड करना। सो जो एंटीकोगुलेंट क्या करते हैं, कैल्शियम को बाइंड करते हैं, उन्हें रखा गया है कैल्शियम चिलेटर्स की कैटेगरी में, और जो अदर है उनको रखा गया है हिपेरिन। हिपेरिन एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, मैं आपको बता दूं यहाँ पे एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, और ये किसका एग्जांपल है, एक पॉलीसैकेराइड का, पॉलीसैकेराइड का। ओके, सो जो कैल्शियम चिलेटर एंटीकोगुलेंट है वो कौन कौन से हैं, ऑक्जेलेट, ट्राइसोडियम सिट्रेट एंड ईडीटीए। ओके, पता चल गया आपको क्लासिफिकेशन में। नंबर 1 कैल्शियम चिलेटर और सेकंड वन पर है हिपेरिन। कैल्शियम चिलेटर मतलब जो एंटीकोगुलेंट कैल्शियम से बाइंड होते हैं, उसमें सबसे पहले रखा गया है ऑक्जेलेट, ट्राइसोडियम सिट्रेट एंड ईडीटीए को। अब हम फर्दर इनके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है आप लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग जब भी एंटीकोगुलेंट पढ़ते हैं ना, तो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम यहीं से पता लगाएंगे। और कैसे, देखो, इंट्रिंसिक पाथवे एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे क्या होता है, मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ एक शॉर्ट, क्योंकि ये काफ़ी लंबा वीडियो है। इंट्रिंसिक सिस्टम अगर मैं आपको पढ़ाने लग जाऊँ, तो इंट्रिंसिक सिस्टम में क्या होता है कि जब भी हमारी ब्लड में कोई इंटरनल इंजरी होती है, तो वहाँ पर क्लॉटिंग के लिए जो सिस्टम काम करता है उसे कहते हैं हम इंट्रिंसिक सिस्टम। और अगर एक्सटर्नल कोई इंजरी हुई है, वहाँ पे एक्सट्रिंसिक सिस्टम काम करता है। तो यहाँ पे जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं अलग अलग, वो कैसे एक्टिवेट हैं, देखो, सबसे पहले जो कोलेजन होता है वो रिलीज होता है इंट्रिंसिक सिस्टम में, और वो क्या करेगा, फैक्टर 12 को एक्टिवेट करेगा। उसके बाद 12 क्या करेगा, 11 को एक्टिवेट करेगा। उसके बाद 11 क्या करता है, फिर हमारा फर्दर 9 को एक्टिवेट करता है, और उसके बाद जो फर्दर 9 होता है फैक्टर 8 और कैल्शियम की प्रेजेंस में फैक्टर 10 को एक्टिवेट करता है, और फैक्टर 10 कैल्शियम की प्रेजेंस में फिर प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। उसके बाद फर्दर फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन एंड फाइनली फाइब्रिन विच इज अ स्टेबल क्लॉट। एंड एक्सट्रिंसिक में क्या हो रहा है, टिश्यू डैमेज हो रहा है, और वहाँ पर टिश्यू फैक्टर रिलीज हो रहा है, वो कैल्शियम की प्रेजेंस में फिर क्या कर रहा है, सीधे फैक्टर 10 को एक्टिवेट कर रहा है। फैक्टर 10 से प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बन रहा है, उसके बाद फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बन रहा है। ये हमारा फाइनली होता है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में। देखो, मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। इंट्रिंसिक मतलब इंटरनल इंजरी हो रही है, एक्सट्रिंसिक मतलब एक्सटर्नल इंजरी हो रही है। ओके, इंट्रिंसिक में एक्टिवेटर क्या है, कोलेजन या काइनिनोजन, और एक्सट्रिंसिक में क्या है, टिश्यू डैमेज में टिश्यू फैक्टर। इतना समझ में आ गया। उसके बाद क्या कर रहा है, जब भी हमारा फैक्टर 11 से लेके थ्रोम्बिन फॉर्मेशन हो रहा है ना, जहाँ तक, वहाँ तक क्या होता है कि कैल्शियम की प्रेजेंस नेसेसरी होती है फॉर द कन्वर्जन ऑफ फैक्टर इनएक्टिवेटेड फैक्टर टू एक्टिवेटेड फैक्टर। यहाँ पे देखो सब जगह कैल्शियम है। सो कैल्शियम किस लिए जरूरी है यहाँ पे, किसी भी क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करने के लिए। ओके, अब क्योंकि हम फर्दर कैल्शियम चिलेटिंग एंटीकोगुलेंट पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैं आपको कैल्शियम का रोल बता रहा हूँ यहाँ पे। देखो, यहाँ पे टिश्यू फैक्टर रिलीज हुआ, और इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम उसने क्या किया, फैक्टर 10 को एक्टिवेट किया। सो कैल्शियम इतना इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड फर्दर क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बना, और फिर थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में क्या होता है, फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये लोग, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट वन स्लाइड पर देखते हैं हम लोग। एंटीकोगुलेशन ऑकर बाय बाइंडिंग कैल्शियम आयंस और बाय इनहिबिटिंग थ्रोम्बिन एक्टिविटी। अब देखो, जो एंटीकोगुलेंट होता है ना, वो कैसे एक्ट कर रहा है, वो यहाँ पर बता रहा है। बाय बाइंडिंग कैल्शियम आयन, वो क्या करता है, कैल्शियम आयन से बाइंड कर देता है। अब कैल्शियम आयन यहाँ पर बाइंड हो गया, तो क्या होगा, इनएक्टिवेटेड फैक्टर एक्टिवेट नहीं होगा। ये देखो, ये इनएक्टिवेट को एक्टिवेट कर रहा था ना, अब कैल्शियम को बाइंड कर दिया एंटीकोगुलेंट ने, तो ये एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये तो हो गया हमारा कैल्शियम चिलेटिंग में। और बाय इनहिबिटिंग थ्रोम्बिन एक्टिविटी, अब थ्रोम्बिन क्या कर रहा था, थ्रोम्बिन देखो यहाँ पे, थ्रोम्बिन क्या कर रहा था, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता था, और उसके बाद क्लॉट बन रहा था। अब अगर थ्रोम्बिन की एक्टिविटी को इनहिबिट कर दें हम, तो फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बन ही नहीं पाएगा। यहाँ तक साइकिल चलेगी, लेकिन फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन नहीं बन पाएगा। ओके, ये देखो, और उसका एग्जांपल क्या है, हिपेरिनेट्स एंड हिरुडिन। और जो हमारा कैल्शियम चिलेटिंग है, वहाँ पे ईडीटीए, सिट्रेट, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब देखते हैं हम ईडीटीए। तो ईडीटीए का सबसे पहले पूरा नाम होता है एथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, या टेट्रा एसीटेट कह सकते हो आप लोग इसे। ओके, सो इसके टाइप्स होते हैं सोडियम एंड पोटेशियम ईडीटीए। तो यहाँ पे K2 है, एंड यहाँ पे K3 भी होता है। ओके, K2 एंड K3 यानी कि डाई पोटेशियम एंड ट्राई पोटेशियम ईडीटीए, तो है या सोडियम ईडीटीए। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब इसका मैकेनिज्म हम पहले ही देख चुके हैं, ये कैल्शियम चिलेटर है, कैल्शियम से बाइंड होगा और क्लॉटिंग को इनहिबिट करेगा। ओके, अब इसका यूज क्या होता है, सीबीसी में हम यूज करते हैं, पीसीवी में यूज करते हैं, यहाँ पे पीसीवी है सॉरी, और यहाँ पे पीएस नहीं है, पीटी है, पीटी भी नहीं है यहाँ पे, सॉरी ये गलत हो गया यहाँ पे। ओके, यहाँ पे रॉन्ग है, सीबीसी, पीसीवी एंड HbA1c में इसका यूज करते हैं। सो HbA1c में हम, अब आप लोग कहोगे यार जब हम शुगर करते हैं तब तो हम प्लेन वाइल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे HbA1c में हम ईडीटीए क्यों लेते हैं। तो देखो, जो HbA1c है ना, उसको हम आप तोड़ के देखो पहले, हीमोग्लोबिन A1 प्रोटीन C। ओके, अब क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा ग्लूकोज है वो हीमोग्लोबिन की A1 प्रोटीन से बाइंड हुआ है, तो हम क्या, कहाँ से उसे अलग करेंगे, हीमोग्लोबिन से अलग करेंगे। और अगर क्लॉट हो गया तो हम कैसे अलग करेंगे, क्योंकि हीमोग्लोबिन तो बाइंड हो गया। सो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, ईडीटीए को यूज कर रहे हैं, ताकि अलग अलग सेल्स हों और उसमें से हम हीमोग्लोबिन में से ग्लूकोज को डिटेक्ट करें। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ईडीटीए का यूज करते हैं। ओके, रिक्वायर्स फुल ड्रॉ
इन्वर्टेड 8 टाइम्स। सो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, रिक्वायर्स फुल ड्रॉ, यानी कि यहाँ पे एक मार्किंग बनी होती है, वहाँ तक आपको ब्लड देना होता है और उसको क्या करता है, इन्वर्ट करना होता है, यानी कि उल्टा और सीधा, यानी मिक्स करना होता है 8 टाइम्स। ओके, सिंपल से इसका मतलब ये है। ओके, EDTA आपको समझ में आ गया। एथाइलिन डायामाइन टेट्राएसिटिक एसिड या टेट्राएसिटेट, डाइपोटेशियम, ट्राइपोटेशियम एंड सोडियम EDTA, और मैकेनिज्म है कैल्शियम चिलेटर। ओके, नेक्स्ट वन स्लाइड हम देखते हैं। EDTA एक्ट्स बाय चिलेटिंग और ऑब्लिक रिमूविंग कैल्शियम। तो ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं। ट्राइपोटेशियम EDTA इज बेटर देन डाइपोटेशियम EDTA। ये देखो मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे डाइपोटेशियम दिया है लेकिन ट्राइपोटेशियम लिखना मैं मेंशन करना भूल गया यहाँ पे। सो ट्राइपोटेशियम EDTA इज बेटर देन डाई सोडियम EDTA। ओके, इतना समझ में आ गया आपको। EDTA रिजल्ट इज बेटर प्रिजर्वेशन ऑफ द सेलुलर मॉर्फोलॉजी ऑफ ब्लड सेल। सो EDTA क्या करता है, बेटर प्रिजर्वेशन प्रोवाइड कराता है। अब बेटर प्रिजर्वेशन कैसे प्रोवाइड करा रहा है, क्योंकि ये मॉर्फोलॉजी को सेल्स की चेंज नहीं होने दे रहा है, जैसा है वैसा ही रहेगा। ओके, प्रिवेंट्स एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट, मैंने बताया था ना आइडियल प्रॉपर्टी में एग्रीगेशन नहीं होने देना है, तो वही यहाँ पे क्या है, प्रिवेंट्स एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स। ओके, नेक्स्ट वन स्लाइड देखते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ EDTA, इफ देयर इज एक्सेस ऑफ EDTA मीनिंग द अमाउंट ऑफ ब्लड कलेक्टेड इन द वायल इज लेस देन। ओके, सो यहाँ पे क्या है कि जब भी EDTA और जो हम ब्लड कलेक्ट करते हैं ना, उसका रेशियो अगर डिसबैलेंस हो जाए, यानी कि ब्लड ज़्यादा हो जाए तब भी EDTA अच्छे से काम नहीं करेगा, ब्लड कम हो जाए तब भी EDTA अच्छे से काम नहीं करेगा। सो अगर रेशियो ज़्यादा हो रहा है, यानी कि EDTA अगर ज़्यादा हो गया तो वो क्या करता है, श्रिंकेज ऑफ RBC, यानी कि RBC को आपकी श्रिंक कर देगा। सपोज दैट बड़ी RBC है 10 माइक्रोन की, ये उसको 8 माइक्रोन की कर देगा। ओके, और कैन अकर कॉजिंग फॉल्स हाई MCSC मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, को ये फॉल्स हाई दिखा सकता है। एंड रिड्यूस हिमेटोक्रेट, हिमेटोक्रेट किसे कहते हैं हम लोग, PCV को कहते हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पे PCV विद डिक्रीज इन MCV, और MCV को भी डिक्रीज कर सकता है, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। अब वॉल्यूम तो डिक्रीज होगा ही ना, क्योंकि बड़ा साइज को छोटा दिखा रहा है, श्रिंक कर रहा है, तो वहाँ पे MCV डिक्रीज आएगा। ओके, EDTA इज नॉट सुटेबल फॉर कोएगुलेशन स्टडीज। सो जो EDTA होता है ना, वो सेल स्टडीज के लिए तो एक हम कह सकते हैं कि गुड एंटीकोगुलेंट है, लेकिन जो कोएगुलेशन स्टडी हम करते हैं जैसे APT APDT, उसके लिए एक आइडियल एंटीकोगुलेंट नहीं कह सकते हम इसे। नेक्स्ट वन स्लाइड देखते हैं हम लोग। सोडियम सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट क्या करता है, ये भी एक कैल्शियम चिलेटर ही है, मैंने आपको बताया है इसका मैकेनिज्म। देखो कैल्शियम चिलेशन लिखा हुआ है, और एंटीकोगुलेंट की जो परसेंटेज होती है 3.2% सोडियम सिट्रेट यूज करते हैं। अब 3.2% सोडियम सिट्रेट ही क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि एक आइडियल एंटीकोगुलेंट की तरह एक्ट कर रहा है। ओके, और इसमें रेशियो क्या लेते हैं हम, ब्लड और एंटीकोगुलेंट का 1:9। अब सपोज दैट एक वायल है, उसमें हम लोग क्या लेंगे, अगर 1 ml हम सिट्रेट रखा है हमने उसमें, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग 9 ml ब्लड लेंगे। ओके, तो ये है 1:9 रेशियो में हम लोग ब्लड और EDTA का नहीं सॉरी ब्लड और सिट्रेट का कॉम्बिनेशन लेते हैं। ओके, तो यूज क्या होता है इसका, कोएगुलेशन स्टडीज एंड प्लेटलेट फंक्शन। कोएगुलेशन स्टडीज, इसमें हम लोग क्या क्या करते हैं, PT एंड सॉरी ये मूव हो गई स्लाइड। कोएगुलेशन स्टडीज में हम क्या करते हैं, PT एंड APTT। ओके, और एंड प्लेटलेट फंक्शन। सो प्लेटलेट फंक्शन टेस्ट में हम इसका यूज कर सकते हैं, कोएगुलेशन स्टडीज में इसका यूज कर सकते हैं। 3.2%। ओके, नेक्स्ट वन स्लाइड। सोडियम सिट्रेट 1:4, मैंने आपको बताया जैसे 1:9 है वैसे ही 1:4 बनाएंगे। उसमें हम 1 ml 4 ml कर सकते हैं, 100 ml 400 ml कर सकते हैं, 1000 4000 कर सकते हैं, या आप रेशियो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है 3.8% होता है, उसमें 3.2% हो रहा था और इसमें 3.8% हो रहा है। और इसका एक्शन क्या है, रिमूव कैल्शियम या चिलेट कैल्शियम, सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है क्योंकि कैल्शियम चिलेटिंग है सारे। और इसका यूज क्या करते हैं, वेस्टर्गन मेथड ऑफ एरिथ्रोसाइड सेडिमेंटेशन रेट। वेस्टर्गन में क्या करते हैं मैं आपको ये भी बता देता हूँ। एक 30 सेंटीमीटर की ट्यूब होती है, उसमें हम ब्लड को रख देते हैं, उसके बाद 1 आवर के बाद उसका सेडिमेंटेशन चेक करते हैं, यानी कि जो हमारी ब्लड सेल्स हैं वो कितनी सेटल डाउन हुई हैं। ओके, उसी को हम क्या कहते हैं, ASR बाय वेस्टर्गन मेथड। इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 30 सेंटीमीटर या 300 मिलीमीटर भी कह सकते हो आप लोग। ओके, ये है 3.8% सोडियम सिट्रेट। अब हम लोग पहचानेंगे कैसे इसकी वायल को, ये ब्लैक कलर की होगी, वो ब्लू कलर की होगी, स्काई ब्लू। नेक्स्ट वन स्लाइड देखते हैं। हिपेरिन, हिपेरिन एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, मैंने आपको बता दिया है। नेचुरली अकरिंग एंटीकोगुलेंट यूज फॉर आर्टेरियल गैस ब्लड गैस एनालिसिस। सो आर्टरी में जो हमारी आर्टेरियल ब्लड में जो गैसेस होती हैं, सोडियम सॉरी नॉट सोडियम, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, जो ये सारी गैसें होती हैं, उसमें हम जब हमें उसकी स्टडी करनी होती है तो हम कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं, हिपेरिन। ओके, सो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये क्या करता है, थ्रोम्बिन को की जो एक्टिविटी होती है उसको इनहिबिट कर देता है। ओके, इनहिबिशन ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन कोगुलेशन। थ्रोम्बिन की एक्टिविटी को क्या करेगा, ये
इनहिबिट कर देगा या बाइंड कर देगा थ्रोम्बिन को, उससे क्या होगा, फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन नहीं बन पाएगा, मैंने आपको बताया था। फाइब्रिनोजन से क्या नहीं बन पाएगा, फाइब्रिन नहीं बन पाएगा, और फाइब्रिन नहीं बनेगा तो क्लॉट नहीं बनेगा। ओके, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इनहिबिट एक्शन ऑफ थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन। ओके, ये आपको इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट में स्लाइड देखते हैं, ग्रे कलर। अब यार देखो, जो अभी तक हमने एंटीकोगुलेंट पढ़े थे ना, हमने सोडियम चिलेटर पढ़े थे, उसका हमने पढ़ा था हिपैरिन। अब ये जो अब हम एंटीकोगुलेंट पढ़ने जा रहे हैं, ग्रे कलर, ये बायोकेमिस्ट्री में यूज होते हैं और इसका हम मेनली यूज करते हैं रैंडम ग्लूकोज का एस्टिमेशन करने के लिए, रैंडम ब्लड ग्लूकोज, या फिर फास्टिंग का भी कह सकते हो आप लोग। ये इसमें क्या होता है, सोडियम फ्लोराइड होता है और क्या होता है, पोटेशियम ऑक्जेलेट होता है। ओके, सोडियम फ्लोराइड एंड पोटेशियम ऑक्जेलेट होता है। ये क्या करता है, इनहिबिट रेड सेल ग्लाइकोलिटिक पाथवे, ग्लाइकोलिसिस को इनहिबिट करता है। फर्दर मैं आपको बता दूं, ग्लाइकोलिसिस में कैसे इनहिबिट करता है, जो इनोलेज एंजाइम होता है ना ग्लाइकोलिसिस में, उसकी एक्टिविटी को ये इनहिबिट कर देता है, जिससे जो ग्लाइकोलिसिस हो नहीं पाती है। और ग्लाइकोलिसिस नहीं होगी तो क्या होगा कि ग्लूकोज जितना है उतना ही रहेगा, क्योंकि ग्लूकोज टूट नहीं रहा है। तो इससे हमें क्या होगा, एक गुड रिजल्ट प्रोवाइड कर सकते हैं हम पेशेंट को, मतलब एक आइडियल रिजल्ट मिलेगा हमें, क्योंकि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। क्योंकि अगर हम अदर कोई भी एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं तो उसमें क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस होगी और ब्लड ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज जाएगा। ओके, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब इसका यूज क्या होता है, देखो, ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन। नेक्स्ट वन स्लाइड हम लोग देखते हैं, रेड या प्लेन ट्यूब। सो प्लेन ट्यूब है, इसमें कुछ भी नहीं होता, नो प्रिजर्वेटिव ऑब्लिक एंटीकोगुलेंट, यूजुअली फॉर टॉक्सिकोलॉजी एंड सीरोलॉजी। सीरोलॉजी HIV, SCV, HbSAg, ये सारे टेस्ट किसमें, प्लेन वाइल में होते हैं। और LFT, KFT, ये सारे टेस्ट प्लेन वाइल में होंगे। ओके, तो इसमें कोई भी एंटीकोगुलेंट नहीं होता है, लेकिन एक प्लेन वाइल होती है, उसमें क्लॉट एक्टिवेटर होता है। ओके, सो ये देखो, दो टाइप की प्लेन होती है, एक में क्लॉट एक्टिवेटर हो सकता है और एक में नहीं होता है। ओके, सो ये थी आज की हमारी वीडियो। So thank you for watching and please subscribe and like our channel. Thank you.